अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईएएस और ये ए लेवल्स अकाउंटिंग के अंदर ए टू के अंदर जो हमारे पास P3 आता है, ये उसके अंदर हमें इसके ऊपर पूरा चैप्टर है ये, ठीक है। अच्छा, और ये चैप्टर और भी इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज अगर आप लोग आगे सीए करते हैं या फिर आप लोग आगे एसीसीए करते हैं तो ये जो चैप्टर है ये आपके लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये उसकी बुनियाद रखेगा बेटा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और आज के टॉपिक के अंदर हम लोग इसके जितने स्टैंडर्ड्स हैं हम लोग उसको वहाँ पे कवर करेंगे बेटा। तो माय नेम इज़ फातिर हसन बेटा, और आज हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, आईएएस। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में आता हूँ, ठीक है। अच्छा, हमारे सिलेबस के अंदर जो है आईएएस, मैं अब यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं इसी वीडियो के अंदर सारे के सारे आईएएस को मैं इंशाल्लाह यहाँ पे साथ में कवर कर दूँ, ठीक है, जो कि ए लेवल्स के सिलेबस के अंदर है बेटा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये ए लेवल्स में आता है और ए लेवल्स के अंदर बेटा P3 में आएगा। इसका AS A2 से मतलब कि P1 P2 से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है बेटा। हमारे सिलेबस में IS 1, 2, 8, 10, 16, 36, 37 और 38 ये वाले आईएएस हमारे सिलेबस के अंदर बेटा मौजूद हैं। नाउ अब भाई पहली बात ये है कि आईएएस की ज़रूरत क्यों पड़ी, आईएएस की रिक्वायरमेंट ही क्या है, हम लोग आईएएस को इस्तेमाल क्यों करें और ये होता क्या है। देखो, अब गौर से देखो बेटा, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एएस अकाउंटिंग को कि जहाँ पे फाइनेंशियल वो स्टेटमेंट्स हैं आपको वो सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है। अब बेटा गौर से देखो, एक कंपनी है कि जैसे मैं बात करता हूँ, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। अब ये कंपनी जो है ये बैठी है वहाँ पे यूके में, ये कंपनी जो है ये है यहाँ पे कह लो मतलब कि जर्मनी में, यहाँ पे दुबई में है। ये कंपनी दुबई के अंदर है, ठीक है। अब एक इन्वेस्टर है एंड दैट इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट हिज मनी इन अ कंपनी। अब होता यह है कि हर कंपनी जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करती है, राइट। इसकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी और इसकी अपनी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर ही एक इन्वेस्टर एनालाइज करता है कि उसको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। वो देखेगा कि भाई इस पर फिर वहाँ पर जाकर रेशोस लगाएगा, वो ROCE देखेगा, वो प्रॉफिट मार्जिन देखेगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेगा, वो आपके एक्सपेंसेस देखेगा, वो गियरिंग रेशो देखेगा, वो ये सब चीज़ें देखेगा और कंपेयर करेगा ए कंपनी को और बी कंपनी को। बट कंपैरिजन इज़ ओनली पॉसिबल कि अगर ये कंपनी और ये कंपनी सेम स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनी हो, उसकी रिपोर्ट सेम स्टैंडर्ड्स के ऊपर हो। मतलब कि अगर एक चीज़ को ये रेवेन्यू मानता है तो वो भी वहाँ पे उसको रेवेन्यू मांगे। एक चीज़ को जो यहाँ पे कंपनी बी है वो एक्सपेंस मांगती है तो ए भी उसको एक्सपेंस माने। तो स्टैंडर्ड्स जब दोनों के सेम होंगे तभी एक फेयर कंपैरिजन होगा ना। जब तक उनके स्टैंडर्ड सेम नहीं होंगे सो देयर विल नॉट बी अ फेयर कंपैरिजन एंड द इन्वेस्टर मे बी उसका कोई फैसला गलत हो जाए अगर स्टैंडर्ड सेम ना हो, ठीक है। अब बेटा इसको एक बार रीड भी करते हैं। तो ये देखो बेटा, नीड फॉर स्टैंडर्ड्स। तो बेटा यहाँ पे कह रहा है कि जो आईएएस है ये इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये ट्रू एंड फेयर व्यू शो करें। ठीक हो गया, ठीक है, कि आपको ये यहाँ पे शो करता है कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली जो बता रही हैं वैसा ही है, जितना रेवेन्यू है उतना ही है। भाई दूसरी बात, ये चीज़ इंश्योर करता है कि जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है दैट इज़ यूज़फुल टू द यूज़र्स। और बेटा यूज़र्स कौन से हैं? यूज़र्स वही हैं कि जो कि उसको देखकर फाइनेंशियल वो स्टेटमेंट को देखकर जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो इन्वेस्टिंग का हो गया, डाइवेस्टिंग का हो गया, उसकी परफॉर्मेंस का हो वहाँ पे हो गया। तो यहाँ पर यूज़र्स के लिए यूज़फुल होगी, ठीक है। फॉर द इकोनॉमिक डिसीजन तुम आज के फैसले करिए। थर्ड पॉइंट देखो बेटा, ये सेम पॉइंट जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये भी इंश्योर करते हैं कि भाई कंसिस्टेंट है, कंपेरेबल है, कि आप कंपेयर कर सकते हो ए को बी को, अगर सेम स्टैंडर्ड से बना हुआ है तब आप कंपेयर कर सकते हो। अंडरस्टैंडेबल है,
रेलिवेंट है और रिलायबल है। आप एतबार भी कर सकती हो कि स्टैंडर्ड से बनी हुई है, तो मैं इस पर एतबार करता हूँ कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना है। ये SOPs हैं, तो इन SOPs के मुताबिक बनी है, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ, मैं इसको मानता हूँ। ठीक है, अब आकर देखो ट्रू एंड फेयर। बेटा ट्रू एंड फेयर का अच्छा अब मैंने क्या होता है कि जो अगर कोई भी कंपनी जो है उसकी स्टेटमेंट जो है वो IAS के थ्रू बनी है, तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करेगी। तो बेटा ट्रू एंड फेयर का मानी ये है कि ट्रू एंड फेयर का मानी ये है कि कंपनी में कोई भी मटेरियल, मतलब कि कोई भी बड़ी अमाउंट का एरर मौजूद नहीं है, गलतियां नहीं है, या फिर कोई मिस स्टेटमेंट्स नहीं है, कोई भी मिस स्टेटमेंट्स नहीं है। मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कंपनी में जो शख्स फैसला ले रहा है बाय यूजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो शख्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर फैसला कर रहा है, कोई इसमें ऐसी गलती नहीं है कि उस गलती के शो होने से, उस गलती के वहाँ पे शो होने से उसका फैसला ख़राब हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि अगर कंपनी का लॉस है और वहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो जो शख्स फैसला करे उसका फैसला गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू है कि जो वो देखेगा उसके अकॉर्डिंग फैसला करेगा वही होगा। ठीक है, तो ट्रू एंड फेयर व्यू यहाँ पे शो करती है। ठीक है, जो है वही दिखाता है। उसके बाद बेटा ये यहाँ पे एक और बात है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये IAS सेम वहाँ पे वही बात आ गई कि हम इनको तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड कंपनी लॉ के जो कि स्टैंडर्ड्स आपके पास बन गए। बेटा तो मैं यहाँ पे इसको कलेक्ट करूँ तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मायने ये है कि ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनके मुताबिक हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमें कंपनी की अकाउंटिंग करनी होती है। डन, क्लियर। और ये पूरी, और यहाँ पे ये वर्ल्ड वाइड फॉलो होते हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ताकि तमाम कंपनी जो है वो आप उनको कंपेयर कर सको, वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करें और उसमें कोई भी बड़ी गलती ना हो। डन। बेटा अब आते हैं IAS 1 के ऊपर। IAS 1 पे आते हैं बेटा। देखो आप IAS 1 बेटा ये है आपके पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। बेटा ये आपको बताता है दैट यू हैव टू कि आपको यहाँ पर 5 तरह की स्टेटमेंट बनानी पड़ती है वेन एवर जब भी एक कंपनी का साल पूरा होता है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है कि हर कंपनी का एक साल होता है, हर कंपनी का एक साल होता है। तो जब भी किसी भी कंपनी का साल पूरा होता है तो हम लोग बच्चों को O लेवल में या फिर AS लेवल तक आप लोगों ने सिर्फ ये 3 चीज़ें पढ़ी होंगी, इनकम स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। आप लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा होगा, राइट बेटा। अब से आपके पास 5 स्टेटमेंट्स हैं, 5 स्टेटमेंट्स आपके पास। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ वहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस और नोट्स द अकाउंट। ठीक है, अब बेटा इनकम स्टेटमेंट का तो सबको पता है ना कि इसमें प्रॉफिट और लॉस सिखाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द इक्विटी, बेटा इक्विटी का सब आपको पता है कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सब बातें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आपके पास SOFP है कि जिसको हम लोग बैलेंस शीट भी कहते हैं कि एसेट्स, उसके बाद लाइबिलिटीज, कैपिटल्स वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। और उसके बाद चौथी स्टेटमेंट इस कैश फ्लोस। बेटा कैश फ्लोस के अंदर आपके पास वहाँ पे जो 3 टाइप के कैश फ्लोस आपके पास आते हैं, ऑपरेटिंग और साथ में इन्वेस्टिंग, और एक आपके पास ऑपरेटिंग थे और आपके पास वहाँ पे फाइनेंसिंग वाले भी थे, राइट। तो ये आपके पास वहाँ पे कैश फ्लोस हैं। और पांचवा है आपके पास नोट्स द अकाउंट। इसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग की जितनी भी बातें होती हैं कि हमने कौन कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल की है, इसमें डिटेल होती है कि आपने कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल की है जी, आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है। कोई नोट्स हैं कि जो कि आपने शेयर होल्डर को बताना है कि ये चीज़ है, तो हम वो पॉइंट नंबर 5 में डालते हैं। आसान कर दूं तो वर्किंग्स और कौन सी पॉलिसी यूज़ की हैं और एक्सप्लेनेशंस आपकी स्टेप नंबर 5 में होते हैं। डन। अब बेटा अकाउंटिंग का यहाँ पे ये है कि अकाउंटिंग को हम लोग अक्रूवल कॉन्सेप्ट से करते हैं। ये चीज़ आपको पता है ना कि हम लोग कैश बेस पे नहीं करते, हम लोग कैश बेस पे नहीं करते। मिसाल के तौर पे कि आपने 10 मंथ का रेंट पे किया हुआ है, पेड है, 2 मंथ का अनपेड है, तो ऑल्दो आपने चाहे 10 महीने का पे किया है, लेकिन एक्सपेंस में आपके पास पूरे 12 मंथ्स का ही रेंट आएगा। जो आपका साल है वही आपका एक्सपेंस में लिखा जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड अक्रूवल कॉन्सेप्ट कि जिस साल का खर्चा है बेटा उसी साल में लिखना है, जिस साल का खर्चा है उसी साल में लिखना है, दूसरे साल में आप नहीं डाल सकते। ठीक है, तो बेटा दिस वाज द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखो सेम चीज़ है ना कि इनकम्स जो है वो जिस पीरियड की हैं
उसी में रिकॉर्ड करो, और एक्सपेंसेस भी जिस जिस पीरियड के हैं उसी में आप उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो बेटा दिस वाज द अक्रूवल कंसेप्ट। और गोइंग कंसेप्ट का कंसेप्ट अब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपको बताता है, गोइंग कंसेप्ट का कंसेप्ट आपको बताता है कि आप देखते हो कि आपकी कंपनी जो है वो साल चलेगी कि नहीं चलेगी, साल चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हम लोग अकाउंटिंग इसके अकॉर्डिंग ही करते हैं कि हमें पता है कि हमारी कंपनी साल चलेगी, ठीक है। और अगर हमें लगता है कि हमारी कंपनी इज़ नॉट गोइंग कंसर्न, कि हमारी जो कंपनी है वो साल नहीं चलेगी, तो हम उसके एसेट्स को बेचने वाली वैल्यू पे लगा देते हैं कि उसकी फेयर वैल्यू क्या है, कि वो कितने के बिकेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। जाके बैठना है और बड़े ध्यान से बैठना है, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्टार्टिंग पे थ्योरी है, लेकिन थ्योरी के बाद जो उसकी एप्लीकेशन आती है बेटा, तो आपको उसके लिए थ्योरी आनी चाहिए। आप जब तक थ्योरी को समझोगे नहीं तब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते बेटा। तो थ्योरी को समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है, बहुत ही कलीदी है बेटा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से और बड़े फोकस होकर बैठे बेटा। अच्छा आगे देखो आप, थर्ड है बेटा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अच्छा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बेटा जी आपको बताता है कि आप जो भी पॉलिसी आप इस्तेमाल कर रहे हो पॉलिसीज, ये हम लोग IAS 8 में भी करेंगे, ठीक है। ये हम लोग IAS 8 में भी करेंगे, ठीक है। तो आप जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो आपको मैं याद करवा दूंगा, ठीक है, कि जो भी हमारी पॉलिसी है वो हमें हर साल इस्तेमाल करनी है और हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे अनटिल या अनलेस स्टैंडर्ड हमें खुद चेंज करने का कहें, ठीक है। अच्छा अब सेम बात आई थी कि आपको मैंने आपसे यहाँ पे बात हुई थी कि सर ये 5 ही स्टेटमेंट का यूज़ किया, तो मैंने आपको भी बताया था। देखो सेम बात यहाँ भी आ गई कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये आपको यहाँ पे देती है, और दूसरी बात कि फर्दर एक्सप्लेनेशन इसके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। और अकाउंटिंग की पॉलिसीज़, मेथड्स और रेट्स वगैरह बताए होते हैं कि अगर आपने किसी एसेट को डेप्रिशिएट किया है तो कौन से मेथड से की है, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग, रिवैल्यूएशन। अगर रेट है तो रेट कौन सा आपने अप्लाई किया है, इन्वेंट्री है तो FIFO से की है या फिर FCO से की है। तो ये सब चीज़ें हमें उसके लिए बतानी होती है। डन। तो दैट वाज IAS 1, मतलब कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, that a company has to make 5 financial statements whenever its year is ending. That is the IAS 1. Done. Is it clear? इसको बेटा नहीं क्लियर तो एक बार इसको देख लें, इसको रिव्यू कर लें बेटा। स्क्रीन पॉज करें, ये तीन कंसेप्ट देखें बेटा। स्क्रीन पॉज करके ये 5 स्टेटमेंट्स अपने पास कहीं पर साइड पे, और जब भी पढ़ने बैठो ना तो अपने पास एक रजिस्टर रख लिया करो कि जहाँ पे तुम लोग यहाँ पे शॉर्ट नोट्स ले लिया करो बेटा, ठीक है। आप लोग मेरे पास इस टाइम लाइव क्लास में नहीं है, वरना मैं आपको क्लास में ये नोट्स लिखाऊँ साथ में, ठीक है। तो बेटा ये साथ में लिख लिया करो। इनको कैद करने का तरीका है कि उसको लिख लिया करो बेटा, ठीक है। आगे अब आते हैं इन्वेंट्रीज, IAS 2 बेटा। पहला IAS हो गया तो मैं इसको टिक लगा देता हूँ। लो भाई हमारा IAS 1 इज डन, क्लियर बेटा। अब आते हैं IAS 2। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी रेपिटेटिव है, ये आपको बार बार आएगा एग्जाम में। आपको ये IAS 2 जो है ये आपको जगह जगह पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब पहली बात बेटा, इन्वेंट्री के अंदर 3 टाइप की इन्वेंट्रीज है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तीनों का फ़र्क बता देता हूँ तुम्हें बेटा। रॉ मटेरियल है कि अच्छा मिसाल के तौर पे कि आप बुक्स बना के बेचते हो, बुक्स बनाकर बेचते हो। अब आपके पास जो बुक्स हैं, अगर आप बुक्स बना रहे हो तो आप पहले पेज मंगवाओगे। तो पेज जो आपने मंगवाया है दैट इज़ योर रॉ मटेरियल, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दैट मटेरियल टू मैन्युफैक्चर योर बुक्स और टू स्टार्ट मेकिंग योर बुक्स, राइट। तो रॉ मटेरियल यहाँ पर आगे पेपर, राइट, दैट इज़ रॉ मटेरियल, वो भी तुम्हारी इन्वेंट्री है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस। अब कुछ बुक्स ऐसी होंगी कि जो कि हाफ प्रिंट हो गई होंगी, कुछ ऐसी होंगी कि जो कि बुक्स सर वो पेज प्रिंट हो गए, बाइंडिंग होने वाली है, दैट इज़ द वर्क इन प्रोग्रेस के जो कि अभी रॉ मटेरियल भी नहीं है, बिल्कुल ही स्टार्टिंग वाली हालत में भी नहीं है और बिल्कुल ही फिनिश गुड भी नहीं है, मिड में है। सो दैट इज़ कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। और फिनिश गुड्स जो है ऐसी गुड्स जो कि अब मुकम्मल है, कामिल है और पूरी तरह से कंप्लीट है, दोज आर कॉल्ड द फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज जो कि हमारे पास अब रहेंगी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। डन बेटा। अब इसके बाद देखते हैं, उसके बाद है IAS 2। IAS 2 requires that inventory may be valued either at FIFO और FCO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर आपका एवरेज कॉस्ट का मेथड। याद करो हम लोगों ने AS लेवल के अंदर एक चीज़ की थी, FIFO, FCO
लाइफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज कोस्ट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बेटा पहली बार याद कर लो कि लाइफो इज़ नॉट परमिटेड बाय IAS2। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई MNC कोई बड़ी कंपनी जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, विच हैज़ टू शो इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट, कि जो कि स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स बेचती है, जो वहाँ से कैपिटल इकट्ठा करती है। तो अगर कोई भी कंपनी विच इज़ फॉलोइंग IAS इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ द लाइफो, वो लाइफो इस्तेमाल नहीं करेगी बेटा। दोबारा कह रहा हूँ कि एनी कंपनी विच इज़ फॉलोइंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स will not use LIFO to value its inventory. It can only use one of these two methods, either FIFO or FCO. No other method is allowed or permitted to value their inventory. हाँ, लेकिन आपको A2 के अंदर FIFO FCO से इन्वेंट्री वैल्यू करने का नहीं कहता, ठीक है। AS लेवल के अंदर जो आपके पास P1 है, P2 है, इसके अंदर आपको FIFO FCO से इन्वेंट्री वैल्यू करने का कह देगा। लेकिन A2 के अंदर उसने आपसे इसको वैल्यू करने का नहीं क्वेश्चन किया हुआ। हाँ, वो आपसे ये पूछ सकता है कि वो FIFO से FCO पे जाना चाह रहा है, या फिर FCO से वहाँ पे FIFO पे, या फिर वो किसी और मेथड पे कर रहा है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्यों होगी, ये पूछेगा आपसे। वैल्यू करने का नहीं कहता है इसमें, वो आपको P1 P2 में कहता है वो भी A लेवल का हिस्सा ही, लेकिन P3 में यहाँ पे टेस्टिंग नहीं होती थी अब तक। सिलेबस में है लेकिन टेस्टिंग नहीं होती, तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने P2 में वैल्यूएशन की हुई है बेटा। आगे देखो, IS2 requires that the inventory should be recorded on lower of cost or NRV. This is very important। ये हम लोगों ने AS में भी किया हुआ है, AS में भी किया हुआ है। NRV में तुम्हें दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पे। NRV का फॉर्मूला देख लो, सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, दिस इज द NRV। भाई देखो इधर गौर से देखो। अब लेट मी जस्ट टेक अ क्वेश्चन हियर, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी बेटा, हियर इज अ क्वेश्चन, देखो जरा। इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2019 इंक्लूडेड सम डैमेज गुड्स व्हिच हैड कॉस्ट 5000। दिस गुड्स could only be sold for 3000 after the repairing cost of 700। अब वो बता रहे हैं कि आपका डैमेज कितने। तो देखो, अब मुझे इन्वेंट्री को वैल्यू करना है ना, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इन्वेंट्री को मैं अब वैल्यू करने बेटा, इसकी कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट वाज 5000, राइट? कॉस्ट वाज 5000, ओके। उसके बाद देखो, इट कैन ओनली बी सोल्ड फॉर 3000। अब डैमेज होगी ना, तो कितने की सेल हो सकती है? तो सर सेलिंग प्राइस इज 3000, लेकिन सर वो भी आफ्टर 700 के रिपेयर के बाद। तो बेटा इसका जरा फॉर्मूला देखो, लेस कॉस्ट टू सेल। तो बेटा बेचने से पहले आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा ना। क्या रिपेयर करवाए बगैर हम लोग इसको 3000 का बेच सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेच सकते। देखो, तो अब रिपेयरिंग कॉस्ट वाज 700। सो बेटा दिस इज 2300 आ रहा है, राइट? तो 2300 इज योर। अच्छा, अब ये देखो, दिस वाज अ कॉस्ट। बेटा कॉस्ट क्या थी? 5000। बेटा इसकी NRV क्या है? नेट एडजस्टेबल वैल्यू इज 2300। तो अब मुझे बताओ कि मैं इसको किस पे रिकॉर्ड करूंगा। इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड ऑन लोअर ऑफ दीज। देखो यहाँ पर लाइन में लिखा था लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। बड़ा इनमें से अब छोटी वैल्यू कौन सी है? सर इनमें से छोटी वैल्यू जो है दैट इज 2300। तो मैं इसको इस पे रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। और अगर मैंने 5000 पे रिकॉर्ड किया हुआ था तो मैं इन्वेंट्री की वैल्यू को गिरा दूंगा, ठीक है। अगर तो 5000 पे रिकॉर्ड था तो मैं इन्वेंट्री की वैल्यू को 2700 से मैं गिरा दूंगा। 5000 में से 2300 निकालो तो 2700 बचता है बेटा, ठीक है। अगर 5000 की वैल्यू है, मैंने इसको 5000 पे रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर मैंने 5000 पे रिकॉर्ड किया हुआ है और अगर मुझे इसकी वैल्यू गिरानी है ना, क्रॉस वैल्यू, तो इसकी 2300 थी। तो बेटा मैं इसको 2700 से मैं अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू में गिरा दूंगा। डन, क्लियर? अगर मैंने 5000 पे रिकॉर्ड किया है तो। अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो स्ट्रेट अवे मैं इसको 2300 के ऊपर मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगा। डन बेटा, क्लियर? ठीक है।
सो दैट वाज कॉस्ट और एनआरवी, दैट वाज कॉस्ट और एनआरवी डन बेटा। अब इससे आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद इन्वेंट्री के अंदर जो आपको और चीज़ आ सकती है, अच्छा यहाँ पे इसने एक चीज़ लिखी ऊपर देखो ज़रा बेटा, जो परचेज प्राइस है ना, परचेज प्राइस बेटा, परचेज प्राइस के अंदर आपके पास परचेज प्राइस के अंदर आपके पास टैक्स भी ऐड होता है। आपने कोई चीज़ परचेज़ की है तो आपने टैक्स पे किया, तो टैक्स उसकी कॉस्ट में ऐड होगा, प्लस उसकी हैंडलिंग कॉस्ट, उस इक्विपमेंट को उसको हैंडल करने की कॉस्ट, कैरेज इनवर्ट मतलब कि आपके पास ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कोई इंपोर्ट या कस्टम ड्यूटी है तो वो भी, और एनी अदर कॉस्ट विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द एसेट फंक्शनल। मैं दोबारा कह रहा हूँ एनी कॉस्ट विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द एसेट फंक्शनल, या फिर उसकी कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट जो है वो इसमें नहीं आएगी, क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट ज़रूरी तो नहीं है ना, वो तो आपसे स्टोर कर रहे हो। ठीक है, डन बेटा। और अगर कोई टैक्स आपको रिफंड वाला टैक्स है कि जो के टैक्स आपको वापसी मिल जाएगा, तो वो आपने इस टैक्स में ऐड नहीं करना। अगर कोई रिफंडेबल टैक्स है तो वो आपने इस टैक्स में ऐड नहीं करना बेटा, वो ऐड नहीं करना। ठीक है, आगे। और आपके पास इसके प्रोडक्शन के अंदर क्या है बेटा, सेम चीज़, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और कोई भी कॉस्ट विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द एसेट फंक्शनल, टू मेक द इक्विपमेंट, जो कुछ भी आपने परचेज़ किया है इन्वेंट्री के अंदर, उसको इन्वेंट्री को उसको फंक्शनल करने के लिए। ठीक है बेटा, इन्वेंट्री का एक बात तो तुम्हें याद है ना कि जो इन्वेंट्री है वो सिर्फ हम बाय करते हैं सेल करने के लिए। अगर हम लोग कोई और चीज़ बाय करें, जैसे कि हमारे पास फर्नीचर है, ऑफिस का इक्विपमेंट है, या फिर कोई प्लांट मशीनरी है, सो दैट इज़ नॉट इन माई इन्वेंट्री दैट, ठीक है, मैं वो सेल करने के लिए नहीं खरीद रहा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखने दिमाग में। आगे बेटा, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, के जो कि आपने सेल और रिटर्न बेसिस पे आपने सेल की हुई है। ठीक है बेटा, सेल और रिटर्न बेसिस का मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने बेच दी है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या थी कि आपने सेल्स को कम करना है, आपने रिड्यूस सेल्स बाय सेलिंग प्राइस, इंक्रीज क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय कॉस्ट। अब सर यहाँ पे कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को आपको मार्कअप और मार्जिन के ज़रिए आप फाइंड कर सकते हैं। मार्कअप और मार्जिन के ज़रिए आप लोग फाइंड कर सकते हैं, कि जो कि मैं अपनी मार्कअप मार्जिन की वीडियो में मैं वो चीज़ करवा चुका हूँ। ठीक है बेटा, दैट इज़ वे इजियर वहाँ पे फॉर यू गाइस। और मार्शल से P3 कर रहे हो तो ये चीज़ तुम्हें आती होगी। आगे मैं एज्यूम करूँ कि तुम्हें ये चीज़ आती होगी, अगर नहीं आती तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं इस चीज़ के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि आपने सेलिंग प्राइस से कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है, और कॉस्ट से आपने सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करनी है बाय यूजिंग मार्कअप एंड मार्जिन। ठीक है, अच्छा बेटा, उसके बाद अगर आपके पास कोई स्टॉक लॉस हो गया, कोई आपके पास स्टॉक लॉस हो गया, तो बेटा स्टॉक लॉस को आपने लेस करना है परचेजेस से, और आपने लेस करना है बेटा परचेजेस से, और आपने इसको लिख देना है एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, थर्ड चीज़ बेटा, ड्राइंग ऑफ गुड्स। आपने अगर गुड्स की ड्राइंग की है तो बेटा अगेन आपको यहाँ पे क्रिएट करना है बेटा परचेजेस को, और डेबिट ड्राइंग्स जो हम लोग आमतौर पे करते होते हैं। ठीक है बेटा, कोर्स से देखें आगे। ये था IS2 में जो मेन चीज़ है ये है कि IS2 के अंदर इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड किस पर करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर NRV। अब जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ये सब ज़्यादा एग्जाम में टेस्ट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट बेटा, कि ये FIFO और FCO में से किसी पे रिकॉर्ड होगा, FIFO या फिर FCO में से किसी पे रिकॉर्ड होगा। जी बेटा, डन जी। सो दैट वाज IAS2। अब तक हम लोग IS1 कर चुके हैं और IS2 कर चुके हैं बेटा। IS1 और 2 हम लोग कर चुके हैं बेटा। उसके बाद 1 भी हो गया और 2 भी हो गया बेटा। अब आते हैं आगे IS8 के ऊपर। IS8 जी बेटा, IS8 भी आते हैं। तो IAS8 इज अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। बेटा इससे पहले मैं तुम्हें समझाऊं और इतनी हम लोग थ्योरी पे जाएं, आसानी से समझ लेते। देखो बेटा, आप लोग एक चीज़ करते थे कि एसेट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड 20% पर एनम। अब आप कहते हो कि नहीं यार, मुझे ये स्ट्रेट लाइन से मुझे चेंज करना है, मुझे ये स्ट्रेट लाइन है, मुझे स्ट्रेट लाइन से मुझे चेंज करना है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
और आप कहते हो यार ये भाई 20% से आई हैव टू चेंज इस टू 18% पर एनम। अब इसमें कबाहत क्या है वो देखो, IAS 8 कहता है कि दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है पॉलिसीज और एक होता है बेटा एस्टिमेट्स। बेटा अब जो पॉलिसी है पॉलिसी को मैं ऐसे चेंज नहीं कर सकता। दोबारा देखो बेटा, मैं पॉलिसी को ऐसे चेंज नहीं कर सकता कि भाई आज स्ट्रेट लाइन है अगले साल रिड्यूसिंग कर दो, उससे अगले साल दोबारा स्ट्रेट लाइन कर दो, नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिसी है। या फिर फाइफो से एफ को कर दो, एफ को से फाइफो कर दो, नहीं कर सकता। या फिर फुल ईयर से मंथली कर दो या फिर मंथली से फुल ईयर कर दो, सर नहीं कर सकते ऐसे ही। अगर आपको ये चेंज करना है तो द चेंज विल बी रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब कि तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए तुम्हें पास्ट जब से तुम वो चीज रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तुम्हें तीनों चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर एस्टिमेट है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर को चेंज करना होगा, ठीक है। प्रेजेंट एंड तुम्हें साथ में फ्यूचर को चेंज करना होगा और तुम्हें किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ बेटा यहाँ से देखो तो यहाँ पे सेम बात कह रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में तुम्हें अब यहाँ पे आप सब लोग जानते हैं कि भाई पॉलिसीज़ में हमारे पास FIFO से F को आता है, फुल ईयर से आगे पास में मंथली पॉलिसी आती है, स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास पॉलिसीज़ में आती है बेटा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्लाइड बाय रेट्रोस्पेक्टिवली के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तुम्हें तीनों चेंज करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। दैट इज़ अकाउंटिंग पॉलिसी में तुम्हें कोई चेंज लाना हो। बट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जैसे कि आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जो आपके पास वो मिसके परसेंटेज होती है, या फिर डेप्रिसिएशन की जो उसका रेट है वो होता है, ठीक है। एसेट्स की लाइफ होती है, स्क्रैप वैल्यू होती है। सो दीज ऑल आर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और इसके अंदर जो चेंज लाना है दैट इज प्रोस्पेक्टिव, कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट चेंज करना है और तुम्हें फ्यूचर चेंज करना है बेटा, डन। और अगर तुम्हें कोई एरर नज़र आ गया, तो बेटा ये देखो पॉलिसीज हो गया, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो गया, बातें एरर्स के ऊपर। बेटा अगर तुम्हें कोई एरर नज़र आ गया, एरर कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने 5 साल पहले कोई बड़ा एरर किया था, मटेरियल कोई आपने ऐसा एरर किया था कि जो कि आज पता चल जाए तो आपकी कंपनीज के शेयर होल्डर्स के अंदर एक खलबली मच जाए कि यार ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं थी, तो इसको कहते हैं एरर। और एरर जो है कि जो कि मटेरियल हो चाहे वो 4 साल पुराना है, द चेंज इज रेट्रोस्पेक्टिव, कि तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर चाहे तुम्हें 5 साल के बाद पता चल रहा है तो तुम्हें वो 5 साल की स्टेटमेंट को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। 5वां साल, चौथा साल, तीसरा साल, दूसरा साल, पहला साल, करंट ईयर और फिर फ्यूचर तक तुम्हें उसके साथ में कंटिन्यू करना है। जी आपके पास है एरर्स डन बेटा, क्लियर। तो दिस वाज IAS 8। इसका क्रक्स क्या है, निचोड़ क्या है, तो मैं हर IAS का निचोड़ बता दूं बेटा। इसका निचोड़ ये है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज दोबारा गौर से सुना बेटा, मैं इसका क्रक्स बता रहा हूँ, गौर से सुनो। अकाउंटिंग पॉलिसीज को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज इज रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब कि मुझे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मुझे तीनों चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेंज करना चाहूँ तो द चेंज इज प्रोस्पेक्टिव, मतलब कि प्रेजेंट और फ्यूचर चेंज करना पड़ेगा। पास्ट विल नॉट बी अफेक्टेड, डन, क्लियर। सो दिस वाज IAS 8। हाँ क्लियर। अगर फिर कोई डाउट है पॉज करें वीडियो, एक बार रीड करें इसको, मेक श्योर कि इसको रीड करो यार। भाई मसला से बड़े बच्चे हो गए हो तो इसको रीड लास्ट में करना बेटा, डन, क्लियर। पॉज करके एक बार रीड करें, देन मैं आगे चलता हूँ बेटा। जी बेटा आगे चलते हैं। अब आगे है IAS 10, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट IAS, मोस्ट फ्रिक्वेंटली टेस्टेड IAS। जैसे कि IAS 1 की तुम्हें टेस्टिंग नहीं होगी, IAS 8 की भी तुम्हें कम टेस्टिंग होगी बेटा।
IS 2 की टेस्टिंग ज़्यादा होती है, ऐसे ही IS 10 की टेस्टिंग भी ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पे ए लेवल्स के अंदर तो ये तुम्हें वो भर भर के देगा, ठीक है। तो इसका बड़े ध्यान से और बड़े गौर से समझना है, ठीक है बेटा। अच्छा, और सेम चीज़ आपको ACC में भी आपको ये चीज़ बेटा बार बार आएगी, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। इससे पहले मैं तुम्हें ये चीज़ समझाऊँ, तुम लोगों को ये ज़रा टाइमलाइन देखो मेरे साथ, ठीक है। टाइमलाइन देखो बेटा। हम्म, चलो भाई, अब बेटा गौर से देखना। ये जो सारा टाइम पीरियड है, ये वाला जो सारा टाइम पीरियड है, 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020, बेटा ये एक बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर है, एक साल है। ये एक बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर है, एक साल है। अब होता ये है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका होता है ऑडिट। बेटा ऑडिट को ऐसा नहीं है कि आंखें बंद की, एक दो दिन गुजारे और आपका ऑडिट हो गया ना। ऑडिट जो है, जिनको नहीं पता, तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग होती है। चेक करते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है कि नहीं, जो IAS हैं उसके मुताबिक स्टेटमेंट्स हैं कि नहीं है, और ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई स्कैम कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो ऑडिट का बेटा मकसद ये होता है ताकि इन्वेस्टर्स को यकीन आ जाए कि हमारे पैसे सेफ हैं, और जो स्टेटमेंट में है वो बिल्कुल सही है, ये कंपनी वाले ने हमसे झूठ नहीं बोला हुआ, हमारे पैसे जो है वो सेफ जगह पे लगे हुए हैं और सही जगह पे हैं कि नहीं है। तो उनको स्टेटमेंट देख के समझ आती है। तो उसके लिए ऑडिट ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी होता है, ठीक है। बट ऑडिट में कोई ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। ऑडिट में जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं फाइनलाइज हो रही होती हैं, फाइनलाइज होकर इशू होनी होती हैं। बट अब ये देखो, अब हुआ क्या कि साल का ख़त्म हो गया बेटा। हमारा साल था 31 दिसंबर 2020 तक, और सर यहाँ पर तो हमारा साल ख़त्म हो गया। अब उसके बाद सर, इसके बाद चलो कहते हो कि 31 मार्च पे जाके हमारे पास 31 मार्च पे जाके हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी। कौन से साल की बेटा? इस साल की, ठीक है। इस साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमें जाके मिलेंगी मार्च में। बेटा ये जो पीरियड है ना सारा, जो मैं अब हाईलाइट करूँ, ये जो पीरियड है बेटा, दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग पीरियड। दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग पीरियड। ये क्या बेटा? रिपोर्टिंग पीरियड। और इसके बाद से रिपोर्टिंग पीरियड से बाद से लेकर ऑडिट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल होने तक, दोबारा देखो, रिपोर्टिंग पीरियड से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंफर्म होने तक, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड से लेकर साल ख़त्म हो गया, साल ख़त्म होने के एंड से लेकर जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास, जब तक वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट होकर कंफर्म नहीं होती, इस टाइम को हम कहते हैं इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। डन क्लियर? सो दैट इज आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। और इनमें जो भी इवेंट्स होंगे वो 2 टाइप के हैं, दोज आर कॉल्ड इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग। अब बेटा इसको शुरू करते हैं इसको, ठीक है। बेटा देखो, अब इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एज पर IAS 10 आर द इवेंट्स दैट अकर बिटवीन द रिपोर्टिंग पीरियड। दोबारा यहाँ पे बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, सेम वही बात आ गई कि बेटा साल एंड हो गया, साल एंड हो गया भाई 31 दिसंबर के ऊपर, 31 दिसंबर के ऊपर आपका साल ख़त्म हो गया। एंड द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब वो इशू होनी है, इसके बीच के अंदर जो भी मामला होंगे दोज आर कॉल्ड द इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। जी, अब 2 टाइप के हैं बेटा, एक है एडजस्टिंग, एक है नॉन एडजस्टिंग। दोनों में फ़र्क है, एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग बेटा। बट एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स हैं, गौर से देखना बेटा, बहुत ध्यान होकर बड़े ध्यान से देखना बेटा। तो देखो, एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज इवेंट्स जिनका ताल्लुक इस साल से था, इस साल से था, दोज आर कॉल्ड एडजस्टिंग। और जिनका ताल्लुक नहीं था, दोज आर कॉल्ड नॉन एडजस्टिंग,
ठीक है, आपको मैंने आम अल्फाज में समझाया। देखो अब ज़रा क्या कह रहे हैं कि जिनकी कंडीशंस या एविडेंस जो है वो इस साल मौजूद था, दोज आर कॉल्ड एडजस्टिंग इवेंट। जैसे मिसाल के तौर पे बैड डेट है। अच्छा सर बैड डेट कैसे? बेटा साल के अंदर आपको पता था कि ये शख्स, आपने उस शख्स को सेल कब की है? सर आपने उसको सेल की थी, यहाँ पे सेल की थी आपने उसको आपने मई में सेल की। अब आपने मई में सेल की है और साल यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपको यहाँ पर जाके पता चला, आपको यहाँ पे जाकर पता चला कि साल खत्म हो गया, यहाँ पे जाके पता चला कि वो शख्स बैटेड हो गया। तो नाउ यू हैव टू एडजस्ट इट। आप अपने प्रॉफिट में से बैड डेट का एक्सपेंस लिखेंगे कि सर बैड डेट हो गया, लिखोगे तुम वहाँ में बैड डेट एज एन एक्सपेंस, और ट्रेड रिसीवेबल्स में से तुम्हें वो अमाउंट लेस करनी पड़ेगी। यस, दिस एडजस्टमेंट हैज़ टू बी मेड। क्यों? क्योंकि इसका एविडेंस, इसकी कंडीशन तुम्हारे साल के अंदर मौजूद थी। ठीक है, डन। अब गौर से देखो, ये तुम्हारे इस ईयर में लाइक कर रहा है। अगर बेटा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब इशू हो गई, इशू होने के बाद यहाँ पर आता, तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तब तो अगले साल में जाकर रिकॉर्ड होगा ना बैड डेट। ठीक है बेटा, डन। तो साल के एंड से लेकर जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंफर्म नहीं होती, उसके बीच में जो टाइम पीरियड है, दैट इज कॉल्ड द इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। और इसमें से अगर बैड डेट हो जाए तो वो रिकॉर्ड करना है, उसको एडजस्ट करना है। डाउटफुल डेट, ओके। और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, अच्छा इम्पेयरमेंट का मानी होता है कि एसेट की वैल्यू में कमी आना। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री लॉस हो जाए, चोरी हो जाए, कोई फ्रॉड और एरर का पता चल जाए, कोई कोर्ट केस का मामला वहाँ पे जाके हल हो जाए, तो ये सब चीज़ें आर जो एडजस्टिंग इवेंट्स। ठीक है, मैं इसके जब एग्जांपल करवाऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगी। ठीक है, बट फिर तुम क्या करते हो, आप इनको जस्ट एडजस्ट करते हो इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो उनकी एडजस्टमेंट बनती है। ठीक है, एक्सपेंस है एक्सपेंस लिखोगे, इनकम है तो इनकम लिखोगे, तुम उसको जाके एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, अब आते हैं बेटा नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। पर अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट आर दोज इवेंट्स के जिनकी कंडीशन साल के एंड पर मीट नहीं करती, जो कि वहाँ पे साल में एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये वो है कि जिनका साल में कोई लिंक नहीं था। मिसाल के तौर पे आग लग गई, इस टाइम के ऊपर बिल्डिंग में आग लग गई। यार अब इसका इस साल से कोई ताल्लुक है? साल तो ख़त्म हो गया ना, साल खत्म हो गया। अब इसमें पिछले साल का क्या कसूर है? अब पिछले साल की कैसे इसमें आग लगी है? नहीं, आग लग गई यहाँ पर जब सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, वहां पे आपका स्टॉक ज़ाया हो गया अर्थक्वेक की वजह से। अब इसमें पिछले साल का क्या कसूर है? तो दैट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जिसकी कंडीशन आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड से मीट नहीं करती। दोज आर द नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंड वी डू नॉट एडजस्ट देम। मिसाल देख लो बेटा, मिसाल के तौर पे साल खत्म हो गया है ना, अब तुमने कोई नया एसेट बाय किया, एक्वायर किया, या फिर तुमने आपने एसेट बेचा है, तो इसका लास्ट ईयर से क्या ताल्लुक? साल खत्म हो गया, साल खत्म होने के बाद कह रहे हो ना, तो पिछले साल से तो लास्ट ईयर से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो मैं इसको उसमें एडजस्ट नहीं करूँगा। तो आपने नए शेयर्स इशू कर दिए, कोई ताल्लुक नहीं है। आपने नया डिविडेंड प्रपोज कर दिया, कोई ताल्लुक नहीं है। कोई आपके ऊपर केस फाइल हो गया, कोई ताल्लुक नहीं है भाई, पिछले साल से, लास्ट ईयर से कोई ताल्लुक नहीं है। चोरी हो गई, या फिर नेचुरल क्लैमिटी, आग आ गई, सैलाब आ गया, तूफान आ गया, चीज़ें ख़राब हो गई, भाई लास्ट ईयर का तो कोई भी ताल्लुक नहीं है ना। हाँ, जो यहाँ पे फ्रॉड हुए थे लास्ट ईयर का ताल्लुक था। कोई कोर्ट केस पहले का चल रहा था, लास्ट ईयर में चल रहा था, और उसका फैसला आया तो लास्ट ईयर से ताल्लुक था। ठीक है, कोई एसेट की वैल्यू गिर गई थी, लास्ट ईयर से ताल्लुक था। ठीक है, अब नॉन एडजस्टिंग के अंदर अगर तो अमाउंट मटेरियल है, तो वो आपके पास एडजस्टिंग इवेंट होगा ना, दैट विल बी योर नॉन एडजस्टिंग इवेंट। दोबारा देखो, अगर तो अमाउंट मटेरियल है तो नॉन एडजस्टिंग वो आप इवेंट का सिर्फ और सिर्फ जो नोट्स, जो 5 ही स्टेटमेंट से याद करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 थी, जो 5 है नोट्स ऑफ द अकाउंट, तुम नोट्स में जाके बता दो कि सर हमारे यहाँ पे इस टाइम के अंदर इस टाइम के अंदर सर हमारी करोड़ रुपए की बिल्डिंग जल गई। तो भाई अमाउंट मटेरियल है, बड़ी अमाउंट है, तो तुम्हें शेयर होल्डर को 5वें स्टेटमेंट में भाई बताना वाजिब है
कि सर इस स्टेटमेंट में शो तो नहीं कर रहा, इस स्टेटमेंट में मैं शो तो नहीं कर रहा, मतलब कि एडजस्ट तो नहीं किया हुआ, एडजस्ट नहीं किया हुआ मैंने, लेकिन सर साल ख़त्म होने के बाद ये सर 1 साल की है सर, अब जो हमारा साल चल रहा है तो सर उस साल में ये हमारा लॉस हो गया या फिर इतना हमें हमें प्रॉफिट आ गया। तो दीज आर द नॉन एडजस्टिंग इवेंट के जिनकी वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, और अगर अमाउंट इमटेरियल है तो आपने उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों का सवाल होगा कि सर अगर यहाँ पे बिल्डिंग में आग लग गई, फायर लग गई, सर इसको मैं यहाँ पे जाकर तो मैं एडजस्ट नहीं करूँगा। सर ये फायर एडजस्ट कहाँ पे होगी बेटा, जब 2000, ये देखो ये स्टेटमेंट कौन सी थी, 2020 की थी ना, तो 2020 से तो मैंने इसको एडजस्ट नहीं किया। अब ये इवेंट कब हुआ है, 2021 में हुआ है और ताल्लुक भी इसी साल से है। तो मैं 2021 की, जब मैं 2021 की जब मैं स्टेटमेंट्स तैयार करूँगा, जब मैं 2021 की स्टेटमेंट्स तैयार करूँगा, तब जाकर मैं इसको टिक करके एडजस्ट करूँगा। ठीक है, तब जाके 2021 में एडजस्ट होगा। 20 में तो इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है बेटा, डन। तो दिस वाज IAS 10। अब इसके एग्जांपल्स देखो जरा, देखो एग्जांपल देखो। पहले एग्जांपल, हमारे पास जो साल का एंड है दैट इज 31 दिसंबर 2018। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 15 मार्च 2019 को इशू हो रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट कोई 2-2.5 महीने लग रहे हैं हमारे पास। क्या कह रहे हैं, on 12th November 2018 द फैक्ट्री ऑफ अ मेजर डेटर बाय फायर। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि उसको, अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे वो जो मिसके जो आपका मिसके डेटर है उसकी फैक्ट्री में आग लगी और वो बैडेड कब हुआ है, 2019 में। देखो ज़रा बेटा, आग कब लगी थी, 2018 में भाई, 2018 में आग लगी ना, 2018 में आग लगी। तो क्या कंडीशन हमारे रिपोर्टिंग पीरियड में आ गई, 31 दिसंबर से पहले है ना, हमारे रिपोर्टिंग पीरियड में आ गई जी। हाँ जी सर, वहाँ पे कंडीशन आ गई। तो बेटा कंडीशन आ गई, और क्या कह रहे हैं, बेड, और वो बेडेड कब हुआ है, 5 को, तो इससे पहले हुआ है, इशू होने से पहले हुआ है जी सर। अब मेरा आपसे सवाल है कि सर एडजस्टिंग है या फिर नॉन एडजस्टिंग है। 1 मिनट लो, पॉज करो, सोचो, मैं इधर टिक करूँगा फिर। जी बेटा ये एडजस्टिंग है। क्यों कि मैंने आपको कंडीशन बताई थी, मैंने आपको शर्त बताई थी। शर्त क्या थी बेटा, शर्त ये थी कि सर पिछले साल कंडीशन मैच करनी चाहिए है, पिछले साल से कोई लिंक होना चाहिए है जी। अगर देखो ऑन 2 जनवरी 2019, अब रिपोर्टिंग पीरियड के बाद है, रिपोर्टिंग पीरियड के, अ फैक्ट्री ऑफ अ मेजर डेटर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और बैडर तभी हुआ। ठीक है, अब क्या रिपोर्टिंग पीरियड में कंडीशन मीट कर रही है? नहीं, रिपोर्टिंग पीरियड में तो कंडीशन नहीं है सर, हमारे साल खत्म होने के बाद हुआ है ना, साल खत्म होने के बाद हुआ है जी सर। तो बेटा यहाँ पे दिस विल बिकम नॉन एडजस्टिंग, लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट। नॉन एडजस्टिंग में देयर वाज उसमें दो बातें थी कि सर हमारा इस साल नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन सर क्या इसको मैं नोट्स में जो मेरी 5वीं स्टेटमेंट है जहाँ पे नॉन एडजस्टिंग आया ब्रेक लगाओ, और सोचो क्या ये मटेरियल है। इफ इट इज मटेरियल then I have to write it down in the 5th statement of the financial statement which is the notes of the account, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर बैड डेटर। अच्छा, आपका उसकी मेजर है, तो अगर आपका मेजर डेटर है तो यस आई हैव टू डिस्क्लोज इट कि भाई मेजर है, मटेरियल अमाउंट है। अगर मटेरियल ना होती तो मैं उसको छोड़ देता। ठीक है, आगे देखो। अब अ कस्टमर who owed $35 million at 31 December 2018 was declared bankrupt on, तो is this adjusting? क्या कंडीशन साल के अंदर मीट कर रही है, रिपोर्टिंग पीरियड में मीट कर रही है? ये सर मीट कर रही है, एडजस्टिंग है। क्यों, हमारे साल के अंदर आ गया ना, ये डेट हमारे साल में आ गई ना जी, आ गई, तो मुझे इसको एडजस्ट करना है, एडजस्टिंग है। उसके बाद देखो फायर ब्रोक आउट एट प्लांट। अब इसका तो फायर का तो पिछले साल से कोई ताल्लुक नहीं है यार, हो से खुदा करो। तो दिस विल बी नॉन एडजस्टिंग, और यस आई हैव टू डिस्क्लोज इट
क्योंकि भाई आग लगी है हमारे प्लांट के अंदर, तो हमारा सामान तो जला होगा बेटा, ठीक है। हमारा एक इसकी मेजर प्लांट था। आगे देखो, एन एम्प्लॉय एम्बेजल्ड सब्सटेंशियल की हमारे पे केस हुआ है, ठीक है। कैश इन 2018 में केस किया। अच्छा नहीं, उसने क्या किया है, अच्छा बेजल्ड है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैश, हाँ ठीक हो। उसने क्या किया कि उसने पैसे निकाले और फ्रॉड करके किया आपके साथ, पैसे चुरा के भाग गए, और आपको पता कब चला है? 2019 में, 2019 में। तो बड़ा देखो, क्या साल के अंदर अंदर फ्रॉड हुआ था? जी सर, साल तो यही है, सर, ये देखें, सही देखें, साल तो यही है सर। जी सर, साल यही है। तो साल के अंदर फ्रॉड हुआ है, तो कंडीशन तो मीट कर रही है। तो दिस इज एडजस्टिंग, तुम्हें एडजस्ट करना है, तुम्हें अपने एक्सपेंस में दिखाना पड़ेगा भाई, तुम्हें वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारा कैश गायब हुआ है, एडजस्टिंग है बेटा, ठीक है। आगे, द डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड, तो बेटा आंखें बंद करके ना, डिविडेंड प्रपोज को तो तुमने वैसे ही चुप करके डिविडेंड प्रपोज को, ठीक है, हाँ, तो तुमने उसको चुप करके कर देना है नॉन एडजस्टिंग, हमेशा आंखें बंद करके नॉन एडजस्टिंग, और इसको तुमने कर देना है डिस्क्लोज, क्योंकि जो डिविडेंड है दैट इज ऑलवेज द मेजर थिंग। आखिरी केस, a legal case was pending in the court at 31st December 2018. The court decided that the case in favor on 5th January 2019. जी बेटा एडजस्टिंग है, जैसे एडजस्टिंग है, क्यों? तो साल के एंड पे हमारे पास वो चीज़ थी ना, जी सर थी। तो वी हैड दिस कंडीशन, तो अगर कंडीशन मीट कर रही हो तो इट इज़ ऑलवेज एडजस्टिंग, ना हो तो नॉन एडजस्टिंग। लेकिन नॉन एडजस्टिंग में देखना है कि वो आपके पास मटेरियल है या फिर इमटेरियल। अगर तो मटेरियल है तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे, अगर मटेरियल नहीं है तो हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। डन बेटा, क्लियर टिल नाउ। आज की क्लास के अंदर हम लोग अब तक हम लोग यहाँ पे IAS 1, IAS 2, IAS 8 और IAS 10, 4 IAS मैं आपको इस क्लास में करवा चुका हूँ बेटा। और अब हमारे पास बाकी 4 रिमेनिंग IAS जिसके अंदर रह गए बेटा, तो वो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो बेटा थोड़ी लंबी हो गई है, तो बेटा एक काम करना, जब मैं अगले 4 IAS पे जाऊँ तो इससे पहले आप लोगों को ये 4 IAS आपको अच्छे से आने चाहिए बेटा। डन, क्लियर। तो बेटा अपना ख्याल रखो, साथ में बेटा पढ़ते रहो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। खुश रहो बेटा, अल्लाह हाफिज़।